नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। ये होगा 5 अप्रैल की शाम को हो चुका होगा, 6 अप्रैल को यहीं पर रहेंगे और 8 अप्रैल सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन नीच के हैं यहाँ पे और बहुत सारे चीज़ों से प्रभावित हैं। केमद्रुम योग हो गया, नीच के हो गए और शकट योग भी हो गया। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। सप्तमेश जब 11वें घर में है तो इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिख रही है। अचानक से कोई काम बनता हुआ दिख रहा है, लाभ बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिजनेस में स्पेशली कोई पैसे का काम अटका हुआ था, इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिख रही है और आपके अंदर एक ऊर्जा रहेगी अपने कामों को पूर्ण करने के लिए। ये सब अच्छी चीज़ें हैं। नीच के चंद्रमा जब पंचम को देखते हैं तो एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आती है, कुछ अलग सोचने का, कुछ अलग विचार करने का। मन में एक अलग सा विचार आता है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन केमद्रुम योग है और नीच के चंद्रमा है। कंपैरिजंस बहुत होंगे, दूसरों को देखा देखी बहुत निर्णय ले सकते हैं और दूसरों को देखा देखी परेशान भी हो सकते हैं। उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं। अधिकतम व्यक्ति अपने पास होता है उससे ज़्यादा परेशान नहीं होता या खुश नहीं होता, वो दूसरे को देख के उसकी खुशी और परेशानी बढ़ जाती है। तो हमारे पास जो होता है हमें उसी का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो उस चीज़ पर ही ध्यान दीजिएगा। अपनी वासनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा है। जल्दबाजी से बचिएगा इस टाइम पर। टाइम बुरा नहीं है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं, नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन वो अपनी अवस्था से थोड़ा हिला हुआ होता है, थोड़ा हटा हुआ होता है, अपनी प्रकृति से रेदर कहिए कि प्रकृति से विकृत होता है। तो यहाँ पे जब चंद्रमा 11वें घर में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, क्या चाहिए आपको एग्जैक्टली, और उसके कारण ही प्रॉब्लम बढ़ती है। यहाँ से चंद्रमा पंचम को देखेंगे तो ओवर थिंकिंग रहेगी, ओवर एनालाइजिंग रहेगी और थोड़ा सा अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे। फिर से कहूँगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस अच्छा रहेगा। शकट योग है तो कोई पैसे से संबंधित कोई काम है उसको ना पूरा टाइम मैनेज कीजिएगा, क्योंकि कुछ काम यहाँ पे आपके अटक भी सकते हैं। 11वें घर के चंद्रमा किस चीज़ पे आपको, या और नीच के चंद्रमा कुछ आपको रिस्क लेना है, कुछ अलग चीज़ करनी है, उसके लिए चंद्रमा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि थोड़ा अपने वासनाओं पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वासना का केवल शारीरिक वासना नहीं, जो भी हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हम चीज़ के पीछे भागते हैं वो वासना ही है। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा इंडिविजुअल अप्रोच रखिएगा, किसी की देखा देखी कुछ नहीं करना। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट अच्छा रहेगा। बिजनेस में तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो अपने से बड़ों से या किसी से राय लीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि क्लैरिटी की कमी है कई एरियाज़ में। लव लाइफ बहुत कन्फ्यूजन रहेगी, बहुत अनिश्चितता रहेगी रेदर।
वैवाहिक जीवन में भी बहुत रेस्टलेस माइंड के कारण लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स तो मैं कहूँगा कि आपके जो बड़े हैं, सीनियर्स हैं, उनके साथ टाइम बिताइए। ना केवल पढ़ाई की बातें, बाकी भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सेहत के हिसाब से कफ प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम और दांतों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव अत्यंत बली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये समय इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, लेकिन फिर से कहूँगा थोड़ा सा इच्छाओं पर नियंत्रण भी रखिएगा। 8 अप्रैल सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि धनु में, और 10 अप्रैल शाम के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता। केमद्रुम योग अभी भी है, और यहाँ पे केतु का प्रभाव भी है और शनि का प्रभाव भी है, तो ये विषदोष भी बन रहा है और केतु का प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता भी है। लेकिन पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। गुरु की राशि में और गुरु की दृष्टि है, और गुरु विपरीत राज्यों को बना रहे हैं, और चंद्रमा सप्तमेश है। कुछ बदलाव लाने थे जीवन में, बिजनेस में कुछ बदलाव लाने थे, उसका अच्छा मौका है। गुरु का प्रभाव 12वें घर के स्वामी होने के नाते विदेश के काम आपके, धार्मिक यात्राओं के काम आपके, कोई लोन संबंधित कार्य है, कोई धन से संबंधित है, कोई लीगल कार्य है, उसमें पूर्णता ला सकता है। केतु और चंद्रमा का जो योग होता है, ये व्यक्ति को आत्ममंथन करवाता है, थोड़ा वैराग्य की तरफ लेके जा सकता है। शनि का प्रभाव भी है। अब देखिए, 4, 8 और 12 जो भाव होते हैं, ये होते हैं मोक्ष त्रिकोण। तो यहाँ पे 8वें घर में बैठे केतु 4थे घर को भी देख रहे हैं, 12वें घर को भी देख रहे हैं, और चंद्रमा को भी प्रभावित कर रहे हैं। और शनि का प्रभाव तो केतु के साथ एकदम विरक्त भावना, वैराग्य ला सकता है। तो होगा क्या ना, ऐसा कुछ बहुत बुरा नहीं दिख रहा भौतिक रूप से, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटैच्ड फील करेंगे, आपका किसी चीज़ में मन ही नहीं लगेगा। अब ये मुश्किल होगा इससे निकलना, लेकिन ऐसा कई बार सबके साथ होता होगा, ऑब्जर्व किया होगा आपने कि सब ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक वैराग्य, एक विरक्त भाव, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये वैसा ही टाइम होता है। इसको यूटिलाइज कैसे करें? साधनाओं से, मंत्र जाप से, पूजा पाठ से, दान पुण्य से, ताकि दिमाग थोड़ी सही जगह पर रहे। और कोई भी इन्वेस्टमेंट का आइडिया या कुछ भी बहुत धन से संबंधित बड़ा आइडिया यहाँ पर विचार करने की कोशिश मत कीजिएगा। गजकेसरी योग बना हुआ है, तो पूजा पाठ, गुरु का सानिध्य, इन चीज़ों से भी लाभ मिलेगा। विदेश के आपके कोई भी काम अटक रहे थे तो उसको पूर्ण करने के लिए अच्छा टाइम है। विषदोष बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसलिए नेगेटिव चीज़ों से और लोगों से थोड़ा सा दूर ही रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने हिडन एनिमीज से थोड़ा सा बच के रहें। कुछ लोग हैं ऐसे आपके आसपास जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी के कारण दिक्कत हो सकती है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, ठीक है टाइम, लेकिन खर्चे थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। लव लाइफ, एक ही परेशानी दिख रही है कि चीज़ें बहुत बोरिंग हो चुकी हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना अपने रिलेशनशिप को लाइटन अप कीजिए, थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाइए। वैवाहिक जीवन ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी कहूँगा, थोड़ा फ्रेशनेस की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, आप के एफर्ट्स में कमी नहीं है, आपके कार्य करने के तरीके में कमी है। थोड़ा सा अपने कार्य को, अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए, ये यहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर, पैरों से संबंधित रोग, गॉल ब्लैडर, लिवर से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव ही अत्यंत बली है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि समय कोई बहुत बुरा नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, उत्साह में आकर या किसी से इन्फ्लुएंस होकर कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। 10 अप्रैल शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसके अगले दिन बुध भी आगे चले जाएंगे, तो जो केमद्रुम योग एक दिन के लिए खत्म हुआ था वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। वैसे बुध का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन मैंने केमद्रुम योग के कारण चंद्रमा का या बुध की स्थिति दिखाई है। लग्न में चंद्रमा बैठे हैं जो सप्तमेश है, यानी कि राजयोग बन रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। गुरु से अष्टम में है, तो ये शकट योग फिर से लागू हो गया। और चंद्रमा केमद्रुम योग भले ही 10 तारीख को नहीं होगा, 11 तारीख को दोबारा होगा, तो ये अनिश्चितता दिखाता है। कोशिश कीजिएगा, मैं फिर से कहूँगा, इस पूरे हफ्ते उत्साह में आकर किसी से इन्फ्लुएंस होकर कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, वो आपको फिर नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। कभी कभी होता है हम भावनाओं में बहकर बहुत निर्णय लेते हैं, कुछ कमिटमेंट कर देते हैं,
और वो फिर चीज़ हमें परेशान करती है। यहाँ से अपनी ही राशि को देखेंगे तो बिजनेस में कुछ सुधारना है, अपनी पब्लिक लाइफ में कुछ सुधारना है, अपनी इमेज को सुधारना है, उसका मौका मिल सकता है। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, लेकिन शकट योग है तो उसके कारण जैसे मैंने कहा ना, अपने कार्यों को विलंबित मत कीजिएगा। जो चीज़ें आपके बस में हैं, आपके कंट्रोल में है, उनको डिले करने की कोशिश मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि प्रयास कीजिए कि आपके जीवन में कोई भी गुरुतुल्य व्यक्ति है तो इस हफ्ते कभी ना कभी या हफ्ते के अंतिम भाग में उनसे राय मशवरा लें। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में झगड़े हो सकते हैं। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है, बड़ा काम मिल सकता है, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लव लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है हफ्ते के अंतिम भाग में, और वैवाहिक जीवन में भी एक सुंदरता, एक सुशीलता, एक सौम्यता आती हुई दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपके लिए भी हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। तो आई थिंक इस हफ्ते का कीवर्ड तो मैं यही कहूँगा, अपनी भावनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख लीजिएगा। टाइम अच्छा है। उपाय के स्वरूप में शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कर शनि चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।